I don't think Mommy likes me very much. I have a surprise for you, Mommy. तो ये है ऑर्फन मूवी और मूवी स्टार्ट होती है एक मैरिड कपल से। उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही होती है। हाल ही में कैट ने अपनी बेटी जेसिका को खोया था। जेसिका पैदा होने से पहले ही मर गई थी। कैट इस घटना से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। कैट इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए साइकियाट्रिस्ट से थेरेपी भी ले रही थी। कैट ने जेसिका की बॉडी को गार्डन में दफनाकर उसके ऊपर पौधा लगा दिया था। पौधा जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, कैट भी समझ रही थी जेसिका बड़ी हो रही है। कैट के और 2 बच्चे थे, 5 साल की बेटी मैक्स और 12 साल का बेटा डैनियल। एक दिन कैट और जॉन जेसिका की जगह नई बच्ची को अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं। दोनों एक अनाथ आश्रम जाती हैं। वहाँ उनकी मुलाकात 9 साल की बच्ची एस्थर से होती है। दोनों एस्थर से मिलके बहुत खुश होती हैं। एस्थर को अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेती हैं। आश्रम की हेड सिस्टर एबिगेल बताती है एस्थर रसियन होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोल लेती है। आगे बताती है जो फैमिली एस्थर को यहाँ छोड़ कर गई थी वो फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। एस्थर भी बड़ी मुश्किल से बच पाई। एस्थर बहुत ही इंटेलिजेंट और मैच्योर बच्ची है। दोनों ये सुन खुश हो जाते हैं और एस्थर को साथ घर ले जाते हैं और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। आते ही एस्थर मैक्स से घुल मिल जाती है। मैक्स से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख जाती है क्योंकि मैक्स बचपन से ही सुन नहीं पाती थी। सभी उससे साइन लैंग्वेज में ही बात करते थे। लेकिन डैनियल एस्थर को देख बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि कैट और जॉन का सारा टेंशन एस्थर की ओर ही था। एस्थर को जॉन के साथ रहना ज्यादा पसंद था। एस्थर के आ जाने से दोनों को लग रहा था उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है। दोनों के रिलेशन अब अच्छे होने लगे थे, पर वो नहीं जानते थे ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन डैनियल अपने टॉय गन के साथ खेल रहा होता है। खेलते खेलते वो कबूतर को शूट कर देता है। कबूतर तड़पने लगता है। एस्थर भी मैक्स के साथ आ जाती है। एस्थर डैनियल को पत्थर देकर कबूतर को मारने के लिए कहती है ताकि उसे दर्द से छुटकारा मिल जाए, लेकिन डैनियल ऐसा करने से मना कर देता है। तब एस्थर खुद ही पत्थर से कबूतर को मार देती है। फिर एस्थर के स्कूल जाने पर उसके हाथ और गले के बैंड को देख सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनमें से एक लड़की एस्थर का बैंड उतारने की कोशिश करती है। एस्थर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। घर आने पर कैट उसे जेसिका के बारे में बताती है। उसे जेसिका की कब्र दिखाती है। कहती है यहाँ जेसिका की अस्थियां दबी हैं। एस्थर ये देख इमोशनल हो जाती है। कैट को गले लगाकर रोने लगती है। कैट को लगता है दोनों की बॉन्डिंग माँ बेटी जैसी है। रात को कैट और जॉन जब इंटीमेट हो रहे होते हैं तब एस्थर उन्हें देख लेती है। वे दोनों भी एस्थर को देख एम्बैरेस हो जाती हैं। कैट इस बारे में एस्थर से बात करने जाती है, पर बात करके लगता है एस्थर पहले ही ये सब जानती है। उसे ये अजीब लगता है। कैट इस बारे में जॉन से भी बात करती है, लेकिन जॉन कहता है शायद एस्थर ने ये सब अपने पुराने स्कूल और पेरेंट्स से सीखा होगा। एक दिन जॉन एस्थर और मैक्स को पार्क खेलने ले जाता है। एस्थर वहाँ उसी स्कूल वाली लड़की को देखती है जिसने उसे परेशान किया था। मौका मिलते ही एस्थर लड़की को स्लाइड से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लड़की का हाथ टूट जाता है। रात को जॉन एस्थर से लड़की के बारे में बात करता है, लेकिन एस्थर कहती है लड़की झूठ बोल रही है, वो खुद ही फिसल कर नीचे गिरी थी। मैक्स भी एस्थर का साथ देते हुए कहती है लड़की खुद नीचे गिरी थी। अगले दिन कैट एस्थर और मैक्स को लेकर मार्केट जाती है। वहाँ उसे सिस्टर एबिगेल का कॉल आता है। कैट उसे एस्थर की बिहेवियर के बारे में बताने लगती है। एस्थर मैक्स से पूछती है मॉम किससे बात कर रही है। मैक्स कैट की लिपसिंग पढ़कर बताती है वो तुम्हारे ही बारे में बात कर रही है। उसी शाम सिस्टर एबिगेल कैट के घर आती है। सिस्टर कैट और जॉन को बताती है उससे कुछ गलती हो गई है। उसे एस्थर का पास्ट नहीं पता था। दोनों को उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अनाथ आश्रम में हर घटना के आसपास एस्थर होती थी। उस पर किसी को शक भी नहीं होता था। वो लोगों को अपने बातों में फंसा लेती थी। कैट सिस्टर की बातें सुन परेशान हो जाती है, पर जॉन सिस्टर की किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। इधर एस्थर भी चुप कर उनकी बातें सुन रही थी। तब एस्थर मैक्स से ट्री हाउस की चाबी, एक हथौड़ी और पापा की गन लेती है। फिर मैक्स को लेकर सिस्टर के पीछे जाती है। एस्थर मैक्स को सिस्टर के गाड़ी के सामने धक्का दे देती है। सिस्टर एबिगेल की कार अनबैलेंस होकर बर्फ से जा टकराती है।
सिस्टर मैक्स को देखने नीचे उतरती है और मैक्स के पास पहुंचते ही एस्थर पीछे से उसे हथौड़े से मार देती है। फिर मैक्स को लेकर ट्री हाउस जाती है, वहां हथौड़े को छिपा देती है। मैक्स से कहती है इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। बाहर डैनियल एस्थर को ट्री हाउस से बाहर आते देख छिप जाता है, पर एस्थर उसे देख चुकी थी। डैनियल की रात को सोते समय एस्थर पेपर कटर से उसे धमकी देती है, अगर उसने कुछ बताया तो वो उसे मार डालेगी। अगले दिन कैट और जॉन एस्थर को एक काउंसलर के पास ले जाती हैं। वहां एस्थर काउंसलर के सामने ऐसा बिहेव करती है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। तब काउंसलर दोनों से कहती है कैट एस्थर को ज्यादा टाइम नहीं दे रही है, इसलिए दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। घर पहुंचने पर कैट के पास कॉल आता है कि सिस्टर एबिगेल अनाथ आश्रम नहीं पहुंची है, मतलब उनके घर से निकलने के बाद वो गायब है। कुछ दिनों तक जांच पड़ताल के बाद पुलिस को सिस्टर की बॉडी बर्फ में दबी मिलती है। ये सुन कैट परेशान हो जाती है। जॉन से कहती है एस्थर के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, उन्हें एस्थर की जांच पड़ताल करनी चाहिए। कैट अनाथ आश्रम में एस्थर के रिकॉर्ड मांगती है, पर उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। शाम को जब कैट किचन में काम कर रही होती है तब एस्थर आती है, कैट को फूलों का गुलदस्ता देती है और ये उसने वहीं जेसिका के कब्र से तोड़े थे। कैट को बहुत गुस्सा आता है, वो एस्थर का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। एस्थर भी चिल्लाने लगती है। तभी जॉन आकर एस्थर को संभालता है। फिर एस्थर अकेले में जानबूझकर अपने हाथ की पसली तोड़ लेती है और ऐसा रिएक्ट करती है जैसे ये सब कैट ने किया है। जॉन गुस्से से कैट को लड़ने लगता है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। कैट इन सब से परेशान होकर बार में जाके शराब की 2 बोतल खरीद लाती है, पर उसे ये ठीक नहीं लगता। वो किचन में एक बोतल खाली करती है और दूसरी छिपा देती है। अगले दिन जब कैट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है, एस्थर कैट के उतरते ही कार के ब्रेक को हटा देती है। मैक्स अंदर ही बैठी थी, कार पीछे जाने लगती है। कैट भी पीछे पीछे दौड़ती है, पर बिना किसी एक्सीडेंट के कार बर्फ में जाकर रुक जाती है। रात को जॉन कैट के साइकियाट्रिस्ट को बुलाता है, क्योंकि एस्थर ने बता दिया था कैट ने कल शराब लाई थी और उसी की वजह से उसके बच्चे मरते मरते बचे। इसलिए जॉन कैट को रिहेब सेंटर भेजने का फैसला करता है। कैट के शराब न पीने की बात करने पर भी कोई उसका यकीन नहीं करता। इधर डैनियल मैक्स के पास आता है। मैक्स उसे ड्राइंग के जरिए एस्थर के कारनामे बताती है। तब डैनियल ट्री हाउस से सारे सबूत इकट्ठा कर मॉम डैड के सामने एस्थर की सच्चाई लाने का प्लान बनाता है। एस्थर दरवाजे से उनकी सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन कैट को एस्थर के रूम की तलाशी लेते हुए डायरी मिलती है। डायरी में बहुत सारे लोगों का फोटो होता है, साथ ही एक लोगो में सारने इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। कैट वेबसाइट से सारने इंस्टीट्यूट का कॉन्टेक्ट नंबर निकाल कर कॉल करती है। कॉल करने पर पता चलता है सारने इंस्टीट्यूट एक मेंटल हॉस्पिटल है। दूसरी ओर डैनियल सबूत इकट्ठा करने ट्री हाउस जाता है, लेकिन वहां एस्थर सारे सबूत लेकर खुद आती है। फिर डैनियल के सामने ही सारे सबूत जला देती है, साथ ही ट्री हाउस भी जला देती है और डैनियल को बंद कर भाग जाती है। डैनियल बचने के लिए खिड़की से कूदकर बेहोश हो जाता है। कैट ट्री हाउस में लगी आग को देखकर भागते हुए वहां जाती है। एस्थर बड़े पत्थर से डैनियल का सर कुचलने ही वाली होती है, तभी मैक्स आकर उसे रोक लेती है। कैट भी आ जाती है। वो तुरंत डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में कैट जॉन को एस्थर के बारे में बताती है, पर जॉन अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इधर एस्थर डैनियल को मारने की कोशिश करती है, पर डैनियल बच जाता है। तब कैट एस्थर के पास आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है, क्योंकि वो जान चुकी थी एस्थर ने ही डैनियल को मारने की कोशिश की है। लेकिन जॉन एस्थर को आकर ले जाता है। डॉक्टर कैट को पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। जॉन एस्थर और मैक्स के साथ घर आ जाता है। जॉन टेंशन में शराब पीना शुरू कर देता है। शराब पीने के बाद वो होश में नहीं रहता। तभी वहां एस्थर कैट का ड्रेस पहनकर आती है। जॉन को किस करना स्टार्ट कर देती है। जॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उससे दूर हो जाता है। कहता है मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। एस्थर इससे बहुत गुस्सा हो जाती है, कमरे में जाकर रोने लगती है। इधर कैट को होश आने पर सारने इंस्टीट्यूट से कॉल आता है। डॉक्टर एस्थर की सच्चाई बताते हुए कहता है एस्थर का असली नाम लीना है। वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं, 33 साल की औरत है। ऐसा बीमारी की वजह से है। 10 साल के बाद उसका शारीरिक विकास रुक गया है। डॉक्टर कहता है लीना हमारे हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट थी। उसने 7 लोगों को मार डाला है। उसने उसके लास्ट पेरेंट्स को जला दिया था। डॉक्टर आगे बताता है लीना अगर आपके घर में है तो तुरंत पुलिस को कॉल करिए और वहां से भागकर कहीं दूर चले जाइए।
कैट तुरंत जॉन को कॉल करती है, पर जॉन उसका फोन नहीं उठाता। कैट बहुत डर जाती है, वो कार से जल्दी घर जाती है। दूसरी ओर एस्थर अपने हाथ और गले का बैंड हटाती है जहां गहरे निशान थे। एस्थर के मेकअप हटाने के बाद उसका असली चेहरा सामने आता है। जॉन एस्थर को देखने ऊपर जाता है, पर एस्थर रूम में नहीं होती। तब जॉन के नीचे उतरते ही एस्थर उस पर अटैक कर देती है, चाकू से उसे तब तक मारती है जब तक जॉन मर नहीं जाता। कुछ वक्त बाद कैट पहुंचने पर जॉन को मरा हुआ पाती है। वो चीख उठती है, लेकिन जल्दी से मैक्स को बचाने जाती है। एस्थर बंदूक से उस पर शूट कर देती है। मैक्स एस्थर से बचने के लिए गार्डन में जाकर छिप जाती है, पर एस्थर भी उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। लेकिन कैट गार्डन की छत पर पहुंचकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और छत के कांच को तोड़कर सीधा एस्थर के ऊपर गिरती है। एस्थर वहीं बेहोश हो जाती है। कैट देखती है पुलिस वहां आ चुकी है। वो मैक्स को लेकर बाहर निकल जाती है, लेकिन उनके थोड़े दूर जाते ही एस्थर भी पीछे पीछे आ जाती है। एस्थर कैट पर हमला करती है, चाकू से कैट को मारने की कोशिश करती है, पर तभी मैक्स वहां पड़ी बंदूक से एस्थर पर गोली चलाती है। गोली एस्थर को न लग के बर्फ पर जा लगती है। झील के ऊपर जमी बर्फ टूट जाती है, दोनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन कैट पानी के अंदर एस्थर को धक्का देके बाहर आ जाती है। सोचती है एस्थर मर गई, पर एस्थर की चोट थी। कैट का पैर पकड़कर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, लेकिन कैट उसके मुंह पर लात मार के निकल जाती है और अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है। अब एस्थर मरी या नहीं पता नहीं, लेकिन इससे पहले एस्थर के साथ क्या हुआ था, वो लीना से एस्थर कैसे बनी, जानने के लिए राइट वाली वीडियो को क्लिक करिए।